जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुधार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। देखिए, आज का ये वीडियो भी हमेशा की तरह हमारे सभी कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो के जो टॉपिक है, अगर उसके बारे में मैं बात करूं तो देखिए, हमेशा की तरह कुछ कमेंट्स तो मैंने आज के इस वीडियो में शामिल किए ही हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। लेकिन इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में जानकारी शेयर होगी एक स्कॉलरशिप के बारे में, यानी हमारे बच्चों को मिलने वाली एक शानदार स्कॉलरशिप की जानकारी आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। ये और इसके साथ साथ एक फ्रॉड जो पेंशनर्स के साथ किया जा रहा है, यानी पेंशनर्स को निशाना बनाने वाले बड़े फ्रॉड के बारे में आज के इस वीडियो में कुछ जानकारी शेयर करूंगी। तो हमारे सभी कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा ताकि हर एक कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तक ये जानकारी पहुंच सके। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत कुछ कमेंट्स के साथ करते हैं। देखिए, पहला कमेंट है, यहाँ हमारे पेंशनर्स लिखते हैं कि एसीपी एमएससीपी में कोई अंतर होता है उनके बेनिफिट में या नहीं, प्लीज इसका फर्क बताइए। तो देखिए सर, एसीपी या एमएससीपी जब आपको ग्रांट होती है, मिलती है, तो उसको लेकर जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे आपको एसीपी मिले चाहे एमएससीपी मिले, तो आपको जो फाइनेंशियल पैसा या पैसा वगैरह जो मिलता है, एक नेक्स्ट रैंक का जो आपका बेसिक वगैरह लगता है, उसमें किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन एसीपी 10, 20 और 30 साल के फॉर्मूले के साथ लागू होती है, वहीं पर एमएससीपी जो है 8, 16 और 24 पे। तो इतना फर्क इसमें है, यानी लागू करने के साल में फर्क होता है, पर बेनिफिट्स में कोई भी फर्क नहीं होता है। चलिए, अगला कमेंट है, ये हमारे एक सिविल एंड डिफेंस से हैं। तो ये लिख रहे हैं कि सीपी ग्राम पर कंप्लेन कैसे करें, इसके बारे में बताइए। सर, सीपी ग्राम पर कंप्लेन करने का बेहद आसान तरीका है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से मिलता है। सीपी ग्राम के टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके आपकी कंप्लेन जो है दर्ज करा दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे और आपने सीपी ग्राम के नंबर जो है वो अपने पास लिख कर रख लिए होंगे, तो उस नंबर पे कॉल करके आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट जो है, ये लिख रहे हैं कि मैम, मैं 31 जुलाई 2015 को सेवानिवृत्त हुआ हूं और ये एक जेसीओ से, और मेरी पेंशन स्पर्श विभाग से आती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुझे ओआरओपी 1, 2 और 3 में का जो लाभ मिला है या नहीं, या इसका एरियर मुझे मिला है या नहीं। सर, ओआरओपी 2 में तो जेसीओ रैंक के साथ अन्याय हुआ ही है, उनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, ये तो आप सब जानते ही हैं। इसके बारे में बहुत सारे ज्ञापन वगैरह भी जो है केंद्र सरकार को सौंपे जा चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओआरओपी 1 या 3 की, तो उसके लिए भी और ओआरओपी 2 के लिए भी आप जो है एक साझा कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं सीपी ग्राम के माध्यम से। सीपी ग्राम पर दर्ज करा के आप इसका जो सारी जानकारी है वो पा सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक बैंक पासबुक जो है, आप बैंक पासबुक की जो है उसको भी अपडेट करा सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये एरियर वगैरह जो है आपके खातों में क्रेडिट हुआ है या नहीं। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मेरा पेंशन पीएनबी अकाउंट में आता है, डिफेंस पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए एप्लीकेशन दिया था, कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, कैसे चेक करें? पासबुक प्रिंट करवाने पर कोई पेंशन अकाउंट का कोड होता है क्या? प्लीज इसके बारे में सजेस्ट करिए। देखिए, आपकी जो पासबुक है उसमें लिखा हुआ तो आएगा, अगर आपने इसमें चेंज कराया है, क्योंकि आप पीएनबी से बता रहे हैं, तो पीएनबी में जो है रक्षक प्लस के नाम से है, तो उसके लिए आप जो है बैंक ब्रांच से एक बार विजिट करिए, वो डिटेल वगैरह जो है आपके साथ शेयर कर देंगे, पर एक बार कंफर्म जरूर से कर लीजिएगा। चलिए, सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैंने डीएसएसबी के माध्यम से पीपीओ में अपने नाम की वर्तनी में सुधार के लिए अनुरोध किया है और रिकॉर्ड कार्यालय को डिस्चार्ज बुक, पेंशन बुक के लिए भी अनुरोध किया है, लेकिन 4 महीने बाद भी रिकॉर्ड कार्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आप केवल ये सलाह, आप इसके लिए सलाह दीजिए। इसके लिए इन्होंने संपर्क किया है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे मामले हमारे सामने आते हैं जहां पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की कंप्लेन करते हैं कि जब रिकॉर्ड में कोई कंप्लेन दर्ज कराते हैं, यानी पीपीओ में सुधार करवाना है, तो ऐसे रिकॉर्ड जो है वो नहीं सुन रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कंप्लेन दर्ज करानी है सीपी ग्राम के थ्रू, तो इसको लेकर रिकॉर्ड जल्दी से कार्रवाई करेगा। लेकिन क्योंकि आपके केस में अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अमूमन ऐसा काम होते होते 4 से 6 महीने जो है वो लग जाते हैं, तो आप थोड़ा इसको लेकर इंतजार करिए।
तो चलिए ये कुछ कमेंट्स थे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए स्कॉलरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। यानी सबसे पहले बात कर लेते हैं MEG यानी मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप की। इसकी जो स्कॉलरशिप योजना है इसके बारे में देखिए, ये स्कॉलरशिप खास तौर पर सर्विंग आर्मी पर्सनल या और एक्स सर्विसमैन और इनके साथ साथ विडोज यानी वीर नारियों के बच्चों के लिए दी जा रही है। इस योजना का मकसद है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक सहायता देना। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन जो हमारे ऐसे स्कॉलरशिप अगर आपको इसके लिए अप्लाई करनी है तो इसके लिए कैसे कर सकते हैं या कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले ये जानते हैं। तो देखिए, इसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चे जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपका बच्चा 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है। अब इसके अगर बात करें कि एलिजिबल कौन है या नहीं, इसकी योग्यता की बात करें तो देखिए, सर्विंग और एक्स सर्विसमैन के बच्चों के लिए कम से कम 80% अंक होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें वीडियो की यानी फैमिली पेंशनर्स की बात करें, वीर नारियों की बात करें, तो इनके बच्चों के लिए केवल पास होना ही पर्याप्त है। यानी अगर किसी फैमिली पेंशनर्स का बच्चा सिर्फ पास हुआ है, परसेंटेज उनके अगर 80 से कम भी है तो वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर जैसे कि मैंने अभी कहा कि सिर्फ पास भी है तो इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर कहूंगी हमारी सभी पेंशनर्स के लिए या फैमिली पेंशनर्स के लिए। अब सबसे बड़ी जानकारी, इसकी लास्ट डेट क्या है? तो इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2026। यानी आपको इस तारीख से पहले आवेदन करना होगा। इसके साथ आपको अपनी मार्कशीट की जो मार्कशीट वगैरह जो है इसकी एक कॉपी वगैरह भी जो है ये जमा करानी होगी और फॉर्म को पूरा सही तरीके से आपको भरना होगा। एक और बहुत जरूरी बात ध्यान रखें, अगर आपने पहले से ही किसी अन्य स्कॉलरशिप जैसे कि ESSA या यूनिट फंड से लाभ लिया है तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए अप्लाई करने से पहले ये चेक जरूर से करिएगा। अब सीधी भाषा में समझे तो अगर आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं तो ये मौका बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये आपके बच्चे के भविष्य के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। और अब चलते हैं वीडियो के दूसरी जानकारी की तरफ, यानी फ्रॉड को लेकर क्या जानकारी निकल कर आ रही है। ये जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए हर तरफ पेंशनर्स के लिए ये जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। जो ये फ्रॉड की जानकारी है ना, ये फ्रॉड का जो अलर्ट है, ये सभी पेंशनर्स के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। ये चेतावनी जारी की गई है और एक तरफ से जिसमें बताया गया है कि आजकल कुछ ठग जो हैं रेलवे पेंशनर्स को निशाना बना रहे हैं। ये ठग आपको फोन करते हैं और खुद को रेलवे अधिकारी बताते हैं। आपको भरोसा दिलाने के लिए ये आपके PPO नंबर और जन्मतिथि जैसी जानकारी भी बताते हैं, जिससे आपको लगता है कि ये कॉल सही है। लेकिन यहीं पर ये सबसे बड़ा जाल बिछाया जाता है। इसके बाद ये लोग आपसे कहते हैं कि आपका जो है कार्ड या जो पेंशन से जुड़ा कोई इश्यू है तो उसे ठीक करने के लिए आपको अपने बैंक की जानकारी देनी होगी और इसके साथ साथ OTP बताना होगा, या फिर कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कह सकते हैं। और जैसे ही आप ये जानकारी उनके साथ साझा करते हैं, आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। रेलवे की तरफ से ये साफ साफ कहा गया है कि कोई भी अधिकारी कभी भी फोन पर या व्हाट्सएप पर आपको पर्सनल या आपकी जो बैंक डिटेल्स है वो नहीं मांगता है और ना ही कोई आपको फाइल वगैरह डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले कभी भी अपना OTP आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और दूसरा, कभी भी कोई अननोन फोन नंबर से आपको कॉल आए तो उस पर आपको भरोसा नहीं करना है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि देखिए, अगर इस तरीके का कोई कॉल आए तो तुरंत उसे ब्लॉक करिए और अपने बैंक या संबंधित अधिकारी से जो है इससे बात करिए। और हमेशा याद रखिए कि एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान से बचा सकती है। इसीलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपको जानकारी है तो आप इस तरीके से फ्रॉड से बच सकते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने दो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की। एक तरफ सरकार आपको स्कॉलरशिप के जरिए फायदा देना चाहती है और दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सिर्फ रेलवे के कर्मचारी जो हमारे पेंशनर्स है वही नहीं, हमारे जो डिफेंस के पेंशनर्स हैं उनको भी सावधान रहने की जरूरत है ऐसे फ्रॉड फोन कॉल से। तो अब ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आप इस जानकारी का सही इस्तेमाल करिए।
अगर आप को ये जानकारी पसंद आई हो, या जो मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करती हूँ कि कमेंट्स वगैरह के जवाब दूं, ये आपको मेरा ये प्रयास जो है ये पसंद आ रहा हो, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी व्यूअर्स ने, हमारे पेंशनर्स कर्मचारियों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। पर आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।